आ, अगला जो पद सोपान के बाद महत्वपूर्ण सिद्धांत है संगठनों का, लोक प्रशासन में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत कहलाता है वो कहलाता है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ये संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पद सोपान के बाद सर्वाधिक पॉपुलर सिद्धांत है। आदेश की कमान, आदेश या कमान या समादेश की एकता, इसका हिंदी मतलब हुआ आदेश की एकता या कमान की एकता, समादेश की एकता, इंग्लिश में यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट, ऑर्डर एक सशक्त शब्द है। जनरली ये जो सिद्धांत है, ये आदेश की एकता, ये इसका मेन मतलब ये है, ये जनरली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन प्रयुक्त होता है कमांड। तो आदेश की एकता उस सिद्धांत का पर्याय है जिसमें कार्मिक को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होता है। अर्थात लोक प्रशासन से संबंधित संगठनों में भी आदेश की एकता का अधिकांशतः पालन होता है और इसमें यह माना जाता है कि एक कार्मिक का एक अधिकारी होगा। तो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है, इसमें भी हम पहले इसके अर्थ विशेषताएं पढ़ेंगे। इसका जो मेन जो है हम पढ़ेंगे वो ये है, आदेश की एकता से अभिप्राय पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, फिर आवश्यकता लाभ, फिर इसके गुण दोषों में आ जाएंगे हम। तो मीनिंग पढ़ना है सबसे पहले, आदेश की एकता से तात्पर्य क्या है। देखो, आदेश की एकता के प्रबल समर्थक हेनरी फेयोल है। उन्होंने ये लिखा, इसकी परिभाषा क्या दी हेनरी फेयोल ने, यह वह सिद्धांत है जो मानता है कि किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। क्या मानता है वो? हेनरी फेयोल ने क्या परिभाषा दी है, ये वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। फिफनर फ्रेस्टस ने इसकी क्या परिभाषा दी है, आदेश की एकता के उदाहरण का तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। इसका मेन मतलब जो है वो ये है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को केवल एक ही अधिकारी आदेश दे। ये जो सिद्धांत है यही आदेश की एकता का सिद्धांत है। ठीक है ना। मतलब संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला जो कोई कर्मचारी होगा वो अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारियों से आदेश ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि केवल एक से ही करेगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति उसको आदेश देंगे तो उन आदेशों में हो सकता है कि विरोधी आदेश आपस में एक दूसरे के, अगर ऐसा हुआ विरोध, एक व्यक्ति के दो अधिकारी वेर वो आदेश दे उनमें विरोधाभास हो गया तो इससे भ्रम की स्थिति हो जाएगी और इन सब के कारण अकुशलता उत्पन्न होगी, है ना। तो आदेश देने वाले का एक होने के कारण इस सिद्धांत को हम आदेश की एकता का सिद्धांत कह सकते हैं। तो इनकी परिभाषा, हेनरी फेयोल की परिभाषा, फिफनर फ्रेस्टस की परिभाषा, ये प्रमुख परिभाषाएं हो गई। अब ये जान लेने के बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आदेश की एकता सिद्धांत की विशेषताएं को भी जानना जरूरी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है आदेश की एकता सिद्धांत की। देखो, आदेश की एकता का जो सिद्धांत है, ये जो है उसकी प्रमुख दो तीन विशेषता हम कह सकते हैं कि आदेश की एकता का नियम पद सोपान व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पद सोपान व्यवस्था से आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ है। पहली बात, ये पद सोपान सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। दूसरी विशेषता इसके सिद्धांत ये मानता है कि किसी भी कार्मिक को एक ही निकटस्थ अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, उसका जो अधिकारी हो ऊपर वाला वो एक ही होना चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता ये सत्ता, उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व को स्पष्ट करता है। अब इसकी आवश्यकता, महत्व, लाभ क्या है, आदेश की एकता सिद्धांत का जो लाभ है, इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आदेश की एकता सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, आदेश की एकता सिद्धांत जो है इसकी जो इंपॉर्टेंस है आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी प्रमुख जो बातें इसमें आदेश की एकता सिद्धांत में ये है कि संगठन में देखो, आपको ये समझना है कि संगठन में बहुत से कर्मचारी कार्यरत होते हैं। थोड़े उच्च अधिकारी रहते हैं जो आदेश देते हैं और उनके नीचे काफी बड़ी संख्या में अधीनस्थ रहते हैं। ठीक है, तो इन आदेशों को ग्रहण कर अधीनस्थ उनका पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में कुशल एवं सफल प्रशासन के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल तात्कालिक उच्च अधिकारी आदेश दे। ठीक है ना, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे किसके आदेश का पालन करना है। प्रत्येक कर्मचारी को पता होना चाहिए उसको कि किससे उससे निर्देश मिलेंगे, अर्थात एक अधीन कर्मचारी को कितने उच्च अधिकारियों को आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस सिद्धांत की आवश्यकता क्या है, देखो, किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। पहली बात आपको जो समझना वो ये है कि किसी संगठन की जो संरचना होती है वो दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं तो उनमें गड़बड़ी या पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है। किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है ना। आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है ना, आपस में किसका आदेश मानना है। तो इन सभी बातों के कारण प्रशासनिक संगठनों में और सब जगह आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होता है ना। इसके कारण संगठन के सत्ता के क्रमों में, सत्ता के सूत्रों में क्रमता स्पष्टता आ जाती है। मतलब इससे संगठन में सत्ता के सूत्रों के क्रम में स्पष्टता आ जाती है। प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होता है कि उसको किससे आदेश मिलेंगे, किसके आदेश मानने हैं।
ठीक है ना। इससे क्या होता है, कार्यों, आदेशों और नेतृत्व का दोहराव नहीं होता और इसके कारण अनुशासन और नियंत्रण भी बना रहता है ना। संगठन में कार्यकुशलता और शीघ्रता संपन्न हो जाती है, ये इसकी प्रमुख आवश्यकता एवं लाभ है। मतलब इसको हम गुण भी कह सकते हैं, ये हम इनको संगठन के हम गुण कह सकते हैं। ये जो आवश्यकता है गुण, गुण मतलब गुण क्या होता है, जैसे आदेश की एकता का क्या मतलब होता है, एक व्यक्ति का एक ही स्वामी होगा। इससे क्या फायदे हैं, इससे संगठन के इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। ये स्केलर पद्धति के अनुकूल है, पिरामिड जो हायरार्की है उसके अनुकूल है ये सिद्धांत, ठीक है ना। ये दूसरा इसमें फायदा है, कर्मचारियों में आज्ञा के संबंध में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। इसके कारण कर्मचारियों में आज्ञा के संबंध में भ्रांति नहीं होगी, पता होगा उनको कि किसके कार्य को मानना है, इससे कार्यों में देरी नहीं होती। लाल फीताशाही और देरी है ना, लाल मतलब टालम टोल की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रत्येक कर्मचारी अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी को अच्छी तरह से जानता है और उसे पता रहता है कि उसे किससे आदेश लेना है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, इससे कार्यों में देरी नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हेनरी फॉयल ने इसका इंपॉर्टेंस गुण बताते हुए क्या लिखा था, यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमजोर हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है। हेनरी फॉयल ने कहा कि अगर हमने आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन किया, इसको नहीं माना, तो सत्ता अथॉरिटी कमजोर पड़ जाएगी, अनुशासन खतरे में पड़ जाएगा, कर्मचारी अनुशासन में नहीं रहेंगे, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और संगठन का स्थायित्व भी संकट में पड़ जाएगा। ये हेनरी फॉयल की जो बातें हैं, यही संगठन की आवश्यकता को, संगठन में आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता को, उसके महत्व को स्पष्ट कर देती है। ये इसकी प्रमुख आवश्यकता हो गई, लाभ हो गए। ये जान लेने के बाद अब हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में वो है आदेश की एकता के दोष। देखो, हर सिद्धांत के जो लाभ है उसके साथ साथ विद्वान लोग इसके प्रमुख दोषों की भी चर्चा करते हैं। दोष क्या है, ये इसकी बहुत आलोचना हुई आदेश की एकता के सिद्धांत की, क्योंकि जटिल होते प्रशासनिक संगठन और इनमें बढ़ती विशेषज्ञता ने आदेश की एकता के व्यवहारिक पक्ष पर अंगुली उठाई है। अब जो प्रशासनिक संगठन जटिल होते जा रहे हैं और विशेषज्ञता बढ़ती जा रही है, इसके कारण जो है ये जो आदेश की एकता का सिद्धांत है वो अब उतना मान्य नहीं रहा। तो इसकी जो आदेश की एकता सिद्धांत की जो जिन आधारों पर आलोचना की जाती है उसमें से जो पहला आधार वो ये है कि इस सिद्धांत को कि आदेश की श्रृंखला में एक व्यक्ति को एक अधिकारी आदेश देगा, इससे प्रशासन के में सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसको सब जगह लागू नहीं किया जा सकता। आलोचक प्रमुख रूप से कहते हैं कि एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी आदेश है, इसे सब जगह लागू नहीं किया जा सकता। पहली आलोचना इसकी है कि इसे सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जिस सिद्धांत को सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता वो सिद्धांत कैसे हो सकता है। बहुत से ऐसे अपवाद है जहां पर एक अधिकारी को बहुत से अधिकारी आदेश देते हैं, ठीक है ना, बहुत से अपवाद है। फॉर एग्जांपल, तकनीकी कर्मचारियों के लिए, टेक्निकल जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक सहायक अभियंता एएन होगा, एएन जिस असिस्टेंट इंजीनियर हम बोलते हैं। आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार उसका जो अपने जिले के सामान्य उचित जिला कलेक्टर की आज्ञा का पालन करना है। आदेश की एकता सिद्धांत तो कहता है कि उसको जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन क्या वे जिला कलेक्टर एक तकनीकी कर्मचारी है इसलिए उसे अपने उच्च लेकिन क्योंकि वो एक मतलब जिला कलेक्टर की आज्ञा का तो पालन करना है इनको, लेकिन क्योंकि वो एक तकनीकी कर्मचारी है, टेक्निकल मतलब एम्प्लॉय है, इसलिए उसे अपने तकनीकी उच्च अधिकारी, कार्यपालन अभियंता से, एक्शन जिसको हम बोलेंगे, उसकी आज्ञा का भी उसे पालन करना होता है, उससे ही उसको आदेश मिलने चाहिए। तो ऐसी समस्या का समाधान ये निकाला जाता है कि अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी तकनीकी मामलों में उच्च तकनीकी पदाधिकारी के अधीन रहता है और सामान्य बातों में वो सामान्य उच्च अधिकारी के अधीन रहता है। तो आलोचक तो ये कहते हैं ना कि ये सिद्धांत सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं हुआ। समाधान तो हमने निकाल दिया कि तकनीकी मामलों में उसका तकनीक जो सर्वोच्च उसका जस्ट ऊपर का अधिकारी उसका आदेश मानेगा और सामान्य मामलों में वो जो सामान्य अधिकारी है उसका जिला कलेक्टर उसके आदेशों को मानेगा। ये इसका समाधान निकाल लिया। मिलेट, जेडी मिलेट है, मिलेट ने क्या कहा है कि ये जेडी मिलेट इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचक है। मिलेट ने कहा कि आदेश की एकता की अवधारणा के साथ साथ ये भी मान लिया जाना चाहिए कि कुछ कार्यों से दोहरे नियंत्रण, तकनीक और प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इन दोनों मामलों में जेडी मिलेट ने इसका वो किया, आलोचना की। फ्रेडरिक टेलर ने भी इसको अस्वीकार करते हुए दो बात बताई थी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप और मतलब करते हुए मूलक। देखिए इसके प्रमुख आलोचक है जेडी मिलेट और टेलर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्या कहा कि इससे सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है, मिलिट्री टाइप की चौधराहट का विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं, इसके बिना एक कर्मचारी दक्ष नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है।
F.W. टेलर ने जो इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि अगर हम इस सिद्धांत को मानेंगे तो सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होगा, तभी मतलब एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश लेने पड़ते हैं। तो जो टेलर था उन्होंने भी सिद्धांत की आलोचना की। इसी प्रकार एक और आलोचक जो हुए हैं इसके, वो है सेकलर हडसन। सेकलर हडसन जो है उन्होंने इस सिद्धांत का अनुभव के आधार पर विरोध किया है, और सेकलर हडसन ने अनुभव ने बताया कि अनुभव ने इसे अनुपयोगी बना दिया है, असंभव बना दिया है, काल्पनिक सिद्ध किया है। सेकलर हडसन कहते हैं कि अनुभव के आधार पर हमें कह सकते हैं कि आदेश की एकता का सिद्धांत अनुपयोगी है, असंभव और काल्पनिक है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उच्च अधिकारी की अवधारणा का जटिल सरकारी सत्यों में शायद ही कहीं वास्तव में पाई जाती हो। ठीक है ना। तो टेलर, सेकलर हडसन, मिलेट आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। हम अगर निष्कर्ष के रूप में आए प्रमुख आलोचनाओं को जानने के बाद, तो ये कह सकते हैं कि आदेश की एकता के 200 आलोचना क्रम में गिनाए जाने वाले जो तर्क है बहुत लचर पचर है। मतलब अधिकांश आलोचकों ने आदेश, निर्देश तथा प्रार्थना को समार्थक माना हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि नवीन जो लेखक आए उनकी दृष्टि में सिद्धांत है वो पुराना पड़ गया है। अब वर्तमान समय में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ गई है, एक्सपर्ट लोगों की संख्या बढ़ गई है, अपने अपने तकनीकी लोगों की संख्या बढ़ गई है प्रशासन में, महत्व में उनके महत्व में वृद्धि हुई है, जिससे प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता ने आदेश एकता के सिद्धांत को लगभग समाप्त कर दिया है। अब आज की वर्तमान युग में नवीन लेखों की दृष्टि में सिद्धांत पुराना पड़ गया। वर्तमान समय में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ जाने के कारण, विशेषज्ञों के महत्व में वृद्धि हो जाने के कारण, प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता के कारण ये सिद्धांत लगभग खत्म हो गया। लेकिन फिर भी निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिद्धांत के पालन से संगठन में एकता और स्थिरता बनी रहती है। यह नियंत्रण को बड़े प्रभावशाली रूप में स्थापित करता है, संगठन को अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाता है। इस प्रकार आदेश की एकता का सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आदेश की एकता का सिद्धांत पूरा होता है। अगला जो सिद्धांत है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।